नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कृषि के प्रकार, विश्व मत्स्यन और विश्व के खनिज संसाधन, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सारे MCQs लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? तो इसका सही आंसर है थाईलैंड से। दोस्तों, स्थानांतरणशील कृषि या झूम कृषि जो है, इसमें कोई भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल लेने के लिए चुना जाता है और उर्वरता समाप्ति के बाद इसका परित्याग कर दूसरे टुकड़े को ऐसी कृषि के लिए चुन लिया जाता है। पहले चुने गए टुकड़े को पर वापस प्राकृतिक वनस्पति का विकास होता है। यह कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, झूम क्या है? तो कृषि खेती का एक प्रकार है, इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। लदांग संबंधित है किससे? स्थानांतरणशील कृषि से। अगला प्रश्न है, लदांग चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? तो मलेशिया से है। समान जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो चेन्ना के नाम से जानी जाती है। थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तमराई। वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? तो रे कहा जाता है। म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरण कृषि किस नाम से जानी जाती है? तो तुंगिया के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो श्रीलंका जो है वो चेन्ना, जायरे जो मसोले और इंडोनेशिया हुमा, तो तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चेन्ना म्यांमार, क्योंकि जो म्यांमार में होता है दोस्तों वो तोंगिया कहा जाता है इसे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो लद्दाख म्यांमार सुमेलित नहीं है, जैसे मैंने कहा था, उसे तोंगिया कहा जाता है म्यांमार में। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है क्या है? तो बागवानी कृषि से। महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों तथा फूलों की गहन कृषि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बाजार कृषि कहा जाता है। डेयरी फार्मिंग के लिए आवश्यकता होती है किसकी? अधिक पूंजी और अधिक श्रम की। मिलीजुली खेती से क्या तात्पर्य है? तो पशुपालन और कृषि का साथ साथ करना। बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता है एक फसली उत्पादन। विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? तो दक्षिण पूर्व एशिया में। सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र होना चाहिए, सिंचित होना चाहिए। बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली तर खेती यानी वेट फार्मिंग के लिए वार्षिक वर्षा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है कहाँ? जापान में। बागानी कृषि का अंतर्गत नहीं आता, क्या नहीं? तो चावल नहीं आता है। खाद्यान्न कृषि का अंतर्गत नहीं आता है, गन्ना की कृषि। किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत बड़े बड़े फार्मों की स्थापना करके कारखानों की भांति किसी एक ही फसल की कृषि की जाती है? तो रोपण अथवा बागवानी कृषि। विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? तो स्थानबद्ध कृषि। स्थानांतरणशील कृषि के बिल्कुल विपरीत कृषि पद्धति है तो स्थानबद्ध कृषि। स्थानांतरणशील कृषि का अन्य नाम है तो उपयुक्त दोनों, यानी बुश फेलो कृषि और काटना एवं जलाना। किस प्रकार की कृषि में फसलों का आधाधिकृत उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का प्रयोग किया जाता है? तो गहन कृषि। विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि कहलाती है तो विस्तृत खेती कृषि। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली सब्जियों एवं फल फूलों की कृषि जिसके परिवहन में ट्रकों का अधिक उपयोग होता है, क्या कहलाता है? तो ट्रक फार्मिंग कहलाता है। पूर्व सोवियत संघ का स्टेपी, संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्यवर्ती एवं पश्चिमी मैदानी भाग, कनाडा का प्रेरी क्षेत्र, अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र तथा ऑस्ट्रेलिया का डाउन क्षेत्र किस प्रकार की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो विस्तृत कृषि के लिए। निम्न में से कौन ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? तो विपणन बागवानी। गहन कृषि से संबंधित नहीं है तो कनाडा में गेहूं की कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विस्तृत कृषि में समाविष्ट नहीं है? तो प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन। एशिया महाद्वीप के मानसूनी जलवायु क्षेत्रों तथा जहाँ जनसंख्या का बहुत अधिक घनत्व पाया जाता है में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो गहन जीविका कृषि। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है? तो मेरीकल्चर कहलाती है। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो पीसीकल्चर कहा जाता है। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया का क्या कहलाती है? तो सिल्वीकल्चर कहलाती है। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को क्या कहता है? तो फ्लोरिकल्चर कहता है। व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कराता है तो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किए जाने वाला मधुमक्खी या मौन पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। जमीन में फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि कहलाती है तो ओलेरिकल्चर कहलाती है। सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीट से।
मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया था? समुद्री जीवों का। अब दोस्तों सुमेलित करना सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो एपी कल्चर किसे कहा था दोस्तों? तो शहद उत्पादन को। सेरी कल्चर किसे कहा था दोस्तों? तो रेशम उत्पादन को। पीसी कल्चर कहा था दोस्तों मत्स्य उत्पादन को। और विटी कल्चर कहा था अंगूर उत्पादन को। तो बी सही है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो पहाड़ों की ढलानों पर। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? तो उत्तर पूर्व भारत में। दोस्तों सुमेलित करना है। सूची 1 में फ्लोरिकल्चर दिया है दोस्तों, तो ये फूलों की कृषि होती है, तो 1 का 2 होगा। सिल्वी कल्चर होता है दोस्तों वन संरक्षण एवं संवर्धन। मेरी कल्चर होता है समुद्री जीवों का उत्पादन। और हॉर्टिकल्चर होता है फलों का उत्पादन। तो डी का 3 होगा दोस्तों। तो इस हिसाब से जो सही आंसर है वो आंसर है बी। सघन खेती का संबंध किससे है? तो मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। झूम खेती को स्थानांतरण खेती भी कहते हैं। दोस्तों आप विश्व मत्स्यन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है? तो पीसी कल्चर कहलाता है। नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन निम्न में से किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। प्लैंकटन है क्या है? तो समुद्री मछलियों का भोजन है। दोस्तों प्लैंकटन के बारे में कुछ जानते हैं। समुद्री जीव विज्ञान में प्लैंकटन का अर्थ है कोई भी पौधा या जानवर जो समुद्र की धाराओं के विपरीत तैरने के लिए बहुत छोटा है। वो कई समुद्री खाद्य जालों के लिए एक प्रमुख प्रजाति है और बड़ी व्हेल, मछली और क्रस्टेशियंस जैसे अन्य जीवों के लिए भोजन प्रदान करती है। हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है तो अटलांटिक महासागर। मछलियों का सबसे अधिक केंद्रीकरण पिछले तटीय क्षेत्र में पाया जाता है क्योंकि इन भागों में सहयोगी कारक है अत्यधिक प्लैंकटन। मत्स्य उद्योग के विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में ही विकसित होने के क्या कारण था? उपयुक्त सभी। तो दोस्तों उथले सागर में होने के कारण उसमें प्लैंकटन की बहुत सारी मात्रा होती है, उससे मत्स्य उद्योग बहुत ज़्यादा विकसित होता है क्योंकि मछलियों की संख्या फिर वहाँ ज़्यादा होती है। स्थल खंडों की अधिकता होने के कारण दोस्तों उसके तटीय इलाकों में मछलियों का जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा होता है। गर्म एवं ठंडी जलधाराओं का मिलन जो कि कनाडा के पूर्वी तट के समीप स्थित भागों में होता है, तो उसमें एक गर्म जलधारा यानी गल्फ स्ट्रीम और जो लेब्राडोर स्ट्रीम है जो ठंडी जलधारा है उनका मिलन होता है और तापमान इतना उपयुक्त होता है कि उससे मछलियों का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो उपयुक्त सभी फैक्टर्स इसमें इंपॉर्टेंट है। संसार के प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है तो दक्षिणी हिंद महासागर, जबकि उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर जो कनाडा वाले इलाके में मैंने आपको बताया था कनाडा के पूर्वी तट पे, उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर ये भी जो लंदन के तटीय इलाकों में है, मतलब इंग्लैंड के तटीय इलाकों में। विश्व का लगभग 1/3 मत्स्योत्पादन होता है। कहाँ होता है? तो उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर से। मत्स्य उद्योग की दृष्टि से कौन सा देश महत्वपूर्ण है? तो चीन महत्वपूर्ण है। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र है तो ग्रैंड बैंक है। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है अटलांटिक महासागर में। दोस्तों इस फिगर में आप देख सकते हैं ग्रैंड बैंक के बारे में। जैसा मैंने आपको कहा था कि कैलिफोर्निया के ये कनाडा के जो उत्तरी पूर्वी भाग के जो तट रेखा है उससे कुछ दूरी पर जो गल्फ स्ट्रीम जो है वो जो विषुवतीय रेखा से होते हुए जो आती है उत्तर की ओर, और जो लेब्राडोर की जो ठंडी जलधाराएं हैं जो कि ग्रीनलैंड और उससे सटे इलाके से आते हैं, तो उनका मिलन होता है और एक उपयुक्त तापमान होने के कारण जल का तापमान होने के कारण पर मछलियों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? उत्तरी सागर में। चेसापीक खाड़ी जो कि ऑयस्टर पकड़ने के लिए प्रसिद्ध स्थित है कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका के तट के निकट। विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो चीन है। विश्व में स्वच्छ जल की मछली के उत्पादक क्षेत्रों का सही अवरोही क्रम है तो चीन, इंडोनेशिया, भारत और वियतनाम। संसार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ उष्ण एवं शीत सागरीय धाराएं मिलती है, जैसा मैंने आपको बताया था। मत्स्य ग्रहण क्षेत्र अधिकतर उच्च अक्षांशों में स्थित होते हैं। कारण तो तटरेखा का अत्यधिक लंबा होना, बिल्कुल सही। महाद्वीपीय मग्न तटों का अधिक विस्तार, बिल्कुल सही। और सागरीय जल के तापमान का 20 डिग्री से कम होना, ये भी सही है, तो ये ऑप्शन सही है। उष्णकटिबंधीय महासागरों में मत्स्य उद्योग का विकास काफ़ी कम हुआ। इसका कारण है उपयुक्त सभी यानी छिछले सागरों का अभाव, तो जिसमें प्लैंकटन की मात्रा कम होती है उससे मछलियों का उत्पादन वहाँ नहीं हो पाता है। मांग की कमी और संरचनात्मक सुधारों का अभाव। संरचनात्मक सुधारों में डिस्ट्रीब्यूशन, मंडी, ये सारे इंक्लूड होता है तो उनका अभाव होता है, तो उपयुक्त सभी है।
ग्रैंड बैंक है कहाँ, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर धाराओं का संगम स्थल हमने देखा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है, तो डॉगर बैंक। अब दोस्तों हम लोग विश्व खनिज संसाधन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है, तो सोना। निम्नलिखित में से कौन आणविक परमाणु खनिज है, तो यूरेनियम और थोरियम, जो कि हम लोग को रिएक्टर में यूज़ होता है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो गंधक आणविक खनिज। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनन क्षेत्र अन्य 3 क्षेत्रों से के खनिज से भिन्न खनिज के लिए विशिष्ट है। देखिए करके देखते हैं दोस्तों। दो कुजनेत्सक है, वो रशिया में है, वो एक कोल माइनिंग इलाका है, तो बेसिकली कोल प्रोड्यूसिंग इलाका है, कोयले का उत्पादन होता है। साइलेशिया जो है वो पोलैंड में है, वो भी एक कोल माइनिंग इलाका है। और कारागंडा जो है वो कजाकिस्तान में, वो भी एक कोल माइनिंग इलाका है। लेकिन जो किरकुक है जो कि इराक में है, वो एक कच्चा तेल उत्पादक क्षेत्र है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन लौह खनिज का अयस्क नहीं है, तो लिग्नाइट। दोस्तों लिग्नाइट जो है वो कोल का एक प्रकार है। कोल के 4 प्रकार होते हैं दोस्तों, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। तो उसमें से एक लिग्नाइट है, जबकि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट ये तीनों लौह खनिज का अयस्क है। क्रिवाई रॉग स्थित है कहाँ, यूक्रेन में। क्रिवाई रॉग क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है, तो लौह अयस्क। ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्खनन केंद्र है, तो पिलबारा। ऑस्ट्रेलिया में माउंट गोल्डसवर्थी क्यों विख्यात है, तो लौह अयस्क की खानों के लिए। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है, तो चीन है। कौन सा देश बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का आयात करता है, जापान। मेसाबी रेंज किससे संबंधित है, तो लौह अयस्क से। सुमेलित करना दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में लौह अयस्क के क्षेत्र के नाम दिए गए, सूची 2 में संबंधित देश के नाम दिए गए। तो कराजस जो है वो ब्राज़ील से संबंधित है। किरूना जो है वो स्वीडन से संबंधित है। मेसाबी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। पिलबारा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, तो सी ऑप्शन सही है। स्वीडन अपने उच्च कोटि के लौह अयस्क का निर्यात करता है, क्योंकि यहाँ पर इस्पात निर्माण के लिए देश में कोयले का भंडार नहीं है। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है, तो गुयाना में। बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक देश है, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। कारपेंटेरिया की खाड़ी में पूर्व में स्थित वाइपा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो बॉक्साइट। यूक्रेन स्थित निकोपाल किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो मैंगनीज। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है कौन, तो कॉन्गो। प्रसिद्ध खान चुक्की कमाटा से किस खनिज को उत्खनन किया था, तो तांबा का। कनाडा स्थित सडबरी से किस खनिज को उत्खनन किया था, तांबा का। संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक है, तो चिली है। निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है, तो चिली है। सुमेलित करना दोस्तों सूची 1 में तांबा उत्खनन क्षेत्र दिए गए, सूची 2 में संबंधित देश दिए गए। तो जो चुक्की कमाटा है वो चिली में है। बुट्टे क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सडबरी क्षेत्र है कनाडा में है। और कटांगा क्षेत्र है जायरे में। जो कटांगा जाम्बिया बेल्ट है तो जायरे में, तो इसका ए ऑप्शन सही है। विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन देश निम्नलिखित में से कौन सा, तो चीन है। तो दोस्तों चीन 375 टन प्रति वर्ष सोने का उत्पादन करता है, जो विश्व में सर्वाधिक है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है, तो स्वर्ण उत्पादन के लिए। जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सोने की खान के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान होमस्टेक निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो दक्षिण डकोटा में। ऑस्ट्रेलिया की कुलगाड़ी तथा कुलगाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, तो विटवाटरलैंड में। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको। कनाडा की सडबरी खान से निकाला जाता है क्या, तो इनमें से सभी, यानी निकेल, चांदी और प्लेटिनम। म्यांमार की बाल्डविन खान किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो चांदी। मैक्सिको की चिहुआहुआ खान किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो चांदी। सुमेलित करना दोस्तों सूची 1 में चांदी उत्खनन क्षेत्र के नाम दिए गए, सूची 2 में संबंधित देश हैं। तो चिहुआहुआ जो है वो मैक्सिको, सडबरी कनाडा, वाल्डविन म्यांमार और सिरो डी पास्को ये है पेरू, तो सी ऑप्शन सही है। विश्व में चांदी के प्रमुख खाने तथा उनके क्षेत्र का कौन सा जुड़ा सुमेलित नहीं है, तो चिहुआहुआ जो है वो रशिया में नहीं है, जबकि सरबड़ी कनाडा, सिरो डी पास्का पेरू और माउंट ईसा ऑस्ट्रेलिया। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है एंटवर्प है। हीरा के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है,
तो अफ्रीका। आभूषण में प्रयोग किए जाने वाले हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन? दक्षिण अफ्रीका। औद्योगिक हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो जाहिर है कॉन्गो। दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा। संयुक्त राज्य अमेरिका की किस पहाड़ी को पृथ्वी की सबसे धनी पहाड़ी कहा जाता है? तो बूटे पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में अब्रक के महत्वपूर्ण उत्पादक देश है तो चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन से खनिज समानांतर साथ साथ पाया जाता है? तो जस्ता एवं सीसा। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो सीसा एवं जस्ता। विश्व के सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई? तो चिली का पठार। बोलीविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया? तो टीन का। विश्व में कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो चीन। विश्व में कौन सा देश टीन का सर्वाधिक निर्यात करता है? मलेशिया। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है जाहिर है। निम्नलिखित में से किस देश में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? इंडोनेशिया में। विश्व में निकेल का सबसे बड़े निर्यातक देश है तो कनाडा। कनाडा का कौन सा क्षेत्र निकेल उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो सडबरी क्षेत्र। निम्न में से कौन सा खनिज काला सीसा तथा प्लम्बगो के नाम से जाना जाता है? तो ग्रेफाइट। सिलिकॉन घाटी कहाँ अवस्थित है? कैलिफोर्निया में। खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो चिली तांबा। और निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े सुमेलित नहीं है? तो रूस बॉक्साइट, जबकि ऑस्ट्रेलिया फेमस है इसके लिए दोस्तों। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 में खनिज के नाम दिए गए, सूची 2 में प्रमुख उत्पादक के नाम दिए गए। तो खनिज तेल का जो उत्पादक है वेनेजुएला है। तांबा का जो उत्पादक है जाम्बिया है, जो कतांगा जाम्बिया बेल्ट है अफ्रीका में। मैंगनीज का गैबॉन है और बॉक्साइट का गुयाना है। संसार में जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना दोस्तों। सूची 1 में खनिज के नाम दिए गए, सूची 2 में महत्वपूर्ण केंद्र के नाम दिए गए। तांबा का जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो कतांगा जाम्बिया बेल्ट का है, तो कतांगा है उसमें, तो 1 का 2 हो जाएगा। हीरा जो है वो किम्बरले माइंस में है, गोल्ड माइंस किम्बरले डायमंड माइंस में है, तो बी का 3 हो जाएगा। सोना का जो है वो हो जाएगा विट्स वाटर लैंड में है। और जो चांदी का जो उत्पादक है वो है बूट में, तो बी ऑप्शन सही है। सुमेलित करना दोस्तों। सूची 1 में खनिज के नाम दिए गए, सूची 2 में निर्यातक देश के नाम दिए गए। तो तांबा जो है वो चिली, पेट्रोलियम वेनेजुएला, लोएस्क स्वीडन और बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, तो ये ऑप्शन सही है। सुमेलित करना दोस्तों। सूची 1 में खनिज के नाम, सूची 2 में बृहत्तम उत्पादक है। तो टीन जो है उसका उत्पादक है चीन, चांदी का जो उत्पादक है मैक्सिको, बॉक्साइट का जो उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया और तांबा का जो उत्पादक है वो चिली है, तो बी ऑप्शन सही है। सुमेलित करना दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो किरूना जो है वो लॉयस के लिए फेमस है। काल गुरली जो है वो सोना के लिए फेमस है। कारांगंडा जो है वो कोयला के लिए फेमस है। और किरकुक जो है वो पेट्रोलियम के लिए फेमस है, तो बी सही है। और किरकुक जो है दोस्तों वो इराक में, आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निकोपोलो निकेल के लिए। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु। किम्बरले प्रसिद्ध है किसके लिए? हीरा के खनन के लिए किम्बरले प्रसिद्ध है। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयला के लिए। विश्व के निम्नलिखित देशों को उनके स्वर्ण उत्पादन का अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, यानी जो सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है उसको सबसे पहले रखना और उससे फिर घटते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले चीन है दोस्तों, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर रसिया, तो बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस एक देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो कनाडा को। निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? ऑस्ट्रेलिया के पास। सुमेलित करना दोस्तों। सूची 1 में खनिज के नाम दिए गए, सूची 2 में प्रमुख उत्पादक के नाम दिए गए। तो जो बॉक्साइट है वो ऑस्ट्रेलिया, तांबा जो है वो चिली, यूरेनियम है कजाकिस्तान और कोयला है चीन, तो ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? चिली। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार क्षेत्र है वो है ब्राज़ील का पठार। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोएस्क के लिए। निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? रूस। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? मंगोलिया। विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश है तो कनाडा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूँ। दोस्तों इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, स्टेट सर्विस कमीशंस और स्टेट्स के जो बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।